हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे आपस में फाइट कर पाते उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी और सीधे इमॉर्टल पैलेस के ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हेवनली रेवोल्यूशन एक्टिवेट होने लगी थी, जिससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ऑरा निकल रहा था, जिसका मतलब था कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमन कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू कर रहा है। इवन उस डिमोनिक एनर्जी को महसूस करके हम देखते हैं कि सिस्टर के सब भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि वो डिमोनिक एनर्जी थी कि वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी, जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे चौंकते हुए ओलिसन फेंगजू से कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी डिमन कोड का जन्म हो रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें डिमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस डिमोनिक एनर्जी से बनी हुई हेवनली रेवोल्यूशन को डिमंस ने भी देख लिया था और वो लोग इस डिमोनिक हेवनली रेवोल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वो सभी डिमन कल्टीवेटर्स वहाँ पे चौंकते हुए कहने लगे थे कि आखिर ये कौन से नए डिमन कोड का जन्म हो रहा है, जिसपे उनमें से एक डिमोनिक मास्टर वहाँ पे चौंकते हुए अपने बाकी सभी साथियों को बताता है कि उस हेवनली रेवोल्यूशन को खुद से देखो, ये तो इमॉर्टल पैलेस के ऊपर बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये डिमोनिक हेवनली रेवोल्यूशन किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे नए डिमन किंग कैंसी के लिए एक्टिवेट हुई है। और ये कहते हुए सभी डिमोनिक मास्टर भी वहाँ पे अपने मेंशन की तरफ देखने लगे थे और चलाते हुए वहाँ पे मास्टर यूलाओ से कहते हैं तो ये बात आप पहले से ही जानते थे, आपने जानबूझकर कैंसी को इमॉर्टल पैलेस में भेजा था। वही मेंशन के अंदर हम यूलाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे बैठे हुए किसी गहरी सोच में थे और तभी वो वहाँ पे कैंसी को याद करते हुए कहते हैं कैंसी, अब हम सभी डिमंस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें हमारे ऊपर हुए हर एक जुल्म का उन इमॉर्टल कल्टीवेटर से बदला लेना होगा। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहानी आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। असल में कैंसी ने पहले जो अपनी डिमन एंसेस्टर्स वाली ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया था वो उसकी 1% भी पावर नहीं थी। उस समय उसने जानबूझकर अपनी डिमन ब्लड लाइन को पूरी तरह से अवेकन नहीं किया था, उसे बस सही समय का इंतजार था जो कि आज उसे मिल गया था, क्योंकि अब वो इमॉर्टल पैलेस के अंदर था जहाँ पे वो अपनी डिमन गॉड वाली पावर्स को अवेकन करके इमॉर्टल पैलेस को अंदर से खत्म कर सकता था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए आई कैंसी ने अपनी प्योर्स डिमन गॉड वाली पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। खैर ये सब देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे थोड़ा हैरानगी से ओलिसन फेंगजू से सवाल करते हुए पूछती है क्या तुमने अभी तक कैंसी को खत्म नहीं किया था, जिस पे ओलिसन फेंगजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि नहीं, मैंने उसकी मैजिकल सोल कोर को बाहर निकालते हुए उसे तो वहाँ पे पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन अभी उसकी बॉडी और सोल को रिफाइन करना बाकी था, इसलिए अभी तक मैंने उसे जिंदा छोड़ रखा था क्योंकि उसकी डिमोनिक बॉडी की पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी इमॉर्टल बॉडी की लिमिट्स को पुश कर सकता था। और ये सब करने के बाद उसे मैं तड़पा तड़पा के मारने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मुझे लगता है कि सारा प्लान यूलाओ को ही बनाया हुआ होगा, वो हम लोगों को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए पहले उसने हमें मैजिकल सोल कोर की लालच दी और उसके बाद हमें कैंसी की डिमोनिक बॉडी की लालच दी ताकि हम लोग उसे खत्म ना करें और उसे अपने इमॉर्टल पैलेस के अंदर कैद करके रखें। अब मुझे समझ आ रही है कि कैंसी अपनी डिमन पास को अवेकन करने के बावजूद भी इतनी आसानी से कैसे हार गया था। ओलिसन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी वापस स्माइल करते हुए उसे कहती है कि मैं तो यूलाओ को बहुत ही इजीली ले रही थी, लेकिन उसने तुम सभी को यहाँ पे खत्म करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बना रखा था। मिस फ्लोटिंग और ओलिसन फेंगजू दोनों अपने मुंह से तो ये सारी बातें कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि उनके फेस के ऊपर जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे ये सब भी बस उनके लिए एक मामूली सी बात हो। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी फेंग वहाँ पे खुशी से चलाते हुए उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों की बकबक खत्म हो गई हो तो क्या अब हम लोग आपस में फाइट कर सकते हैं। और ये कहकर फेंग अचानक वहाँ पे अपनी हमली स्पीयर को लेकर उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। और अपनी तरफ आते हुए फेंग को देखकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग के फेस के ऊपर एक लेवल स्माइल आ गई थी और फेंग वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। और उसी पावरफुल ऑरा के साथ वहाँ पे एंट्री होती है लियो जियान और डोंगबी की, जहाँ लियो जियान ने बहुत ही इजीली वहाँ पे फेंग की स्पीयर को रोकते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर तो फेंग के साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि लियो जियान और डोंगबी यहाँ पे सोल्यूशन के साथ क्या कर रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें इमॉर्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैंसी की हेवनली रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी और देखते देखते लगातार वो वहाँ पे हेवनली रेवोल्यूशन की पावर को अब्सॉर्ब करता जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे कैंसी के अंदर एक डिमन गॉड का जन्म हो रहा था। और हर गुजरते पल के साथ उसके पास वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि वो पलक झपकते किसी को भी वहाँ पे खत्म कर सकता था। और इसी बीच हम देखते हैं कि कैंसी ने लगभग वहाँ पे अपनी डिमन गॉड वाली पावर्स को हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो इमॉर्टल पैलेस को तबाह करते हुए धीरे धीरे वहाँ से बाहर आने लगा था, जहाँ इमॉर्टल पैलेस से बाहर खड़ा हुआ एक इमॉर्टल एल्डर ये सब बहुत ही गौर से देख रहा था। और वो कैंसी को देखकर अपनी सूट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है और तो तुमने यहाँ पे अपनी डिमन गॉड वाली पावर्स को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके चलते अब तुम सभी डिमंस के डिमन एम्परर बन चुके हो, लेकिन फिर भी इस सब का तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देने वाला हूँ। पर अभी बेचारा वो इमॉर्टल एल्डर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कैंसी ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक आंख के इशारे से ही उस इमॉर्टल एल्डर के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे उसकी टांग पकड़ते हुए धीरे धीरे वहाँ पे इमॉर्टल क्लैन में अंदर जाने लगा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंसी के हर एक कदम के साथ वहाँ पे तबाही आती जा रही थी, जो देखकर सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। जबकि कैंसी की आंखों में तो गुस्सा वहाँ पे साथ साथ झलक रहा था। उसने अचानक ही वहाँ पे उस इमॉर्टल एल्डर की बॉडी वहाँ पे उसके साथियों की तरफ फेंक दी थी, जिसकी हालत देखकर तो वो सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे। वहीं मरने से पहले पहले वो इमॉर्टल एल्डर वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो चुका है। अब ये सुनकर तो बेचारे वो सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन वो लोग वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि कैंसी ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे उन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को ऐसे खत्म कर रहा था कि जैसे ये सब उसके लिए कीड़े मकोड़ों का खेल हो। उसने देखते ही देखते वहाँ पे उन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का खेल खत्म करते हुए उन सभी की लाशों की वहाँ पे ढेरी लगा दी थी और खुद वहाँ पे उन सभी के ऊपर आके खड़ा हो गया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि इमॉर्टल क्लैन की सारी आर्मी वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जिन्हें वहाँ पे 3 इमॉर्टल एल्डर्स लीड कर रहे थे और अपने सभी साथियों को वहाँ पे इस तरह से मरे हुए देखकर वो सभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। इसलिए वो सभी वहाँ पे कसम खाते हुए कहते हैं कि वो इस कैंसी को खत्म करके रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए उन सभी को अपनी जान क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। और ये कहते हैं उन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे धीरे धीरे कैंसी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें इमॉर्टल क्लैन के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंग लियो जियान और डोंगबी से सवाल करते हुए पूछता है तुम लोगों ने यहाँ पे अपनी साथियों के ऊपर हमला क्यों किया, आखिर सबका मतलब क्या है, क्या तुम लोगों ने हमारे टैलेंट सेट को धोखा देते हुए हमारे दुश्मनों के साथ अपना हाथ मिला लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि फेंग की सारी बातें सुनकर भी लियो जियान और डोंगबी से वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर फेंग को भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। वो वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से कहता है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, कहीं किसी ने यहाँ पे
अपने दोनों को अपने कंट्रोल में तो नहीं ले लिया। फैंक की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि लियूजिन और डोंग उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई उनको भी कंट्रोल कर लेगा। और ये सब गेस करते हुए फिंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं, मेरे भाइयों ये तुम दोनों के साथ क्या हो गया, हमारे रास्ते अलग कैसे हो गए, हम सभी लोगों ने मिलकर तो एक साथ टैलेंट सेट में मरने की कसम खाई थी, लेकिन अब जब तुम लोग किसी और के कंट्रोल में हो तो मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ फाइट करनी ही होगी। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि फिंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। हालांकि मिसूमा उसे वहाँ पे रोकते हुए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लिंगार ने वहाँ पे फैंक के मजे लेने के लिए मिसूमा को वहाँ पे रोक दिया था। जबकि वहीं हम फैंक को देखते हैं जो कि वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए गुस्से से वहाँ पे उन दोनों से कहता है, लेकिन भले कभी तुम लोग मेरे भाई हुआ करते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हमारे टैलेंट सेट को धोखा नहीं देने दूंगा। फिर चाहे मुझे उसके लिए यहाँ पे तुम दोनों के साथ फाइट क्यों ना करनी पड़े, मैं यहाँ पे अपने सैमुअल स्पेयर की मदद से अपने आखिरी दम तक यहाँ पे तुम दोनों के साथ फाइट करूंगा। और ये कहकर जब वो वहाँ पे अपने सामने देखता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर फैंक भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि ये दोनों कहाँ चले गए। जिस पे लीना वहाँ पे पीछे से चलाते हुए उससे कहती है कि बेवकूफ कहीं के तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि उन सभी डिसेबल्स ने वहाँ पे चारों तरफ से लियूजिन और डोंगी को घेर रखा था, जो कि बिल्कुल अपने होश आवाज में थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग जानबूझकर होली सन फेंगजू के बारे में पता लगाने के लिए उसके साथ रह रहे थे और उसी के साथ उसके कंट्रोल में होने का नाटक भी कर रहे थे। उन दोनों के बारे में ये पता चलती नहीं, वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछती है कि हाउजियन और मिचू भी होली सन फेंगजू के बारे में पता लगाने के लिए उसके मेंशन में गए थे, क्या तुमने उन लोगों को वहाँ पे देखा था, और अगर देखा था तो फिर तुम उन लोगों को अपने साथ क्यों नहीं ले आए। जिस पे डोंगी उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स हमने देखा था, इवन हमारी उनके साथ फाइट भी हुई थी, लेकिन हम दोनों को मजबूरन खुद को वहाँ पे होली सन फेंगजू के कंट्रोल में दिखाने के लिए नाटक करना पड़ा, इसलिए हम उन्हें अपने साथ नहीं ला पाए। पर तुम लोग उनके बारे में फिक्र मत करो, क्योंकि होली सन फेंगजू उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। तभी रिंजू वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, इवन एक पल के लिए तो हमें भी यही लगा था कि तुम लोग वाकई फेंगजू के कंट्रोल में हो। लेकिन वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें फेंगजू के साथ रहते हुए कौन सी खबर मिली है। रिंजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियूजिन और डोंगी दोनों वहाँ पे एक साथ बोलते हुए कहते हैं कि हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग पता चला है, और स्पेशली इस होली सन फेंगजू के बारे में। ऐसा तो इस होली सन फेंगजू के बारे में जानकर काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। और अभी लियूजिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होने लगा था, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और उस पोर्टल की एनर्जी को महसूस करके हम देखते हैं कि सेस्टाजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे समझ चुके थे कि इस पोर्टल से कोई और नहीं बल्कि उनके सेस्टाजू ही बाहर आने वाले हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी पहले ही वहाँ पे सेस्टाजू को ग्रीट करने लगे थे, और इसी के साथ सेस्टाजू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी हेल्पबोर्ड वाली एंट्री लेते हुए उस पोर्टल से बाहर निकल कर आते हैं। और हेल्पबोर्ड की इसी कमाल की एंट्री के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था दोस्तों।